नमस्कार दोस्तों, टुडे वी हैव डिसाइडेड कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ना सबसे 25 इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स जो है वो एक बार कवर करते हैं और देखते हैं कि आपको उनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं। यहां से ये भी टेस्ट हो जाएगा कि आप करंट अफेयर्स को किस तरीके से कवर करते हैं। दूसरा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। 25 क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन साथ साथ अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है। आपको तरीका बता देता हूं कैसे अटेम्प्ट करना है। स्क्रीन को पॉज करना है। आई विल स्टैंड ओवर हियर, यू विल रीड द क्वेश्चन, अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड देन आई विल डिस्कस द आंसर। ये हमारा तरीका है इसको अटेम्प्ट करने का। तो पहला सवाल, स्क्रीन को पॉज करें, उसका आंसर दे। तो सवाल है, विद रेफरेंस टू द पावर्स ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हाई आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन? पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर जो यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आते हैं, करंट डिराइव्ड स्टैटिक में से आते हैं। तो करंट डिराइव्ड स्टैटिक के हिसाब से गवर्नर उनकी वीटो पावर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी जजमेंट्स दी। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने ये जजमेंट दी कि गवर्नर के पास वीटो पावर्स लिमिटेड होती हैं। और उसके बाद नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जब गई तो उसने कुछ अलग जजमेंट दिया। ये सारी चीजें मैंने अपने रिकैप 2025 वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। प्लीज रेफर टू दोज वीडियोज एज वेल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। अब देखो, गवर्नर में विदहोल्ड असेंट टू अ बिल विदाउट रिटर्निंग इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहां पे ये लिखा है कि क्या गवर्नर किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं साइन करने से? एज पर द अप्रैल 2025 जजमेंट द आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर गवर्नर मना करते हैं यानी कि विदहोल्ड असेंट करते हैं बिल को, इसका ऑटोमेटिक आउटकम ये होगा कि वो बिल वापस हाउस के पास, असेंबली के पास रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा चला गया है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन बाय द गवर्नर ऑन अ बिल कैन बी सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। यस, अगर गवर्नर काफी समय तक बिल को साइन नहीं करते हैं या उसे अपनी जेब में रखते हैं, जिसको हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं, देन द जुडिशरी कैन इंटरवीन एंड जुडिशरी कैन आस्क द गवर्नर टू प्लीज टेक द एक्शन क्विकली। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तीसरा, courts can impose binding timelines on the governor for granting or refusing assent. Now this was clarified in November 2025 by the Supreme Court that it cannot happen. Binding timeline नहीं ascertain की जा सकती। इसका मतलब एक ही स्टेटमेंट इन सब में से सही है और वो स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट। दैट मीन्स दूसरा स्टेटमेंट। दैट मीन्स द आंसर इज ए। जिस किसी का आंसर ए है उनको शाबाशी, जिसका नहीं है उनको भी, क्योंकि आज उन्होंने सीखा। अब ऐसे ये सभी टॉपिक्स ना मैंने रिकैप 2025 वीडियो में डिस्कस किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। आई स्टैंड ओवर हियर, यू पॉज द वीडियो, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में तीन स्टेटमेंट्स में से बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला, द एक्सेप्शन रिलेटिंग टू स्प्लिट इन पॉलिटिकल पार्टी वॉज रिमूव्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी हां, बिल्कुल सही बात है। पहले क्या होता था, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर्स अलग हो जाते थे, स्प्लिट कर देते थे और कहते थे कि हम दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स नहीं होती थी। संविधान के 10th शेड्यूल के अंदर, विच वाज एडेड इटसेल्फ बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिमूविंग ऑफ दोज एमपीज और एमएलएज हु रिजाइन फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टीज। पर पहले अगर 1/3 मेंबर्स ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी टुगेदर यूज्ड टू रिजाइन, दैट वाज नॉट कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफिकेशन मटीरियल। लेकिन साल 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इस प्रोविजन को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट सही। दूसरा, स्पीकर्स डिसीजन अंडर द 10th शेड्यूल इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। जी नहीं, इम्यूनिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है इस मामले में। स्पीकर का जो फैसला है 10th शेड्यूल के अंदर, दैट is subject to judicial review and it was disclosed by the Supreme Court itself in Quixote Holohan case of 1992. तीसरा स्टेटमेंट, टाइम लिमिट फॉर डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन हैज बीन जुडिशियली इंडिकेटेड। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस हैज बीन जुडिशियली
इंडिकेटेड। अब ये स्टेटमेंट आप लोग, कई लोग इसको गलत मार्क करोगे, लेकिन इंडिकेटेड शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब है, इंडिकेटेड का मतलब है कि इन सर्टन सर्कमस्टांसेस द जुडिशरी माइट टेल द स्पीकर टू डिसाइड इन पर्टिकुलर केसेस। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ केशव मेघचंद्र सिंह, कोर्ट ने बोला कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको डिफेक्शन पिटिशंस साइन कर देना चाहिए, और उस पर्टिकुलर केस के ऊपर 3 महीने की लिमिट लगाई गई। दैट मींस अगर यहां पे फिक्स्ड लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत होती। इफ इट वाज सेड कि ये फिक्स्ड हो चुका है कोर्ट के द्वारा तो ये गलत होता, लेकिन इंडिकेट तो किया है ना कोर्ट ने। इट हैज नॉट फिक्स्ड फॉर एवरी केस कि हर केस में स्पीकर के पास 3 महीने रहेंगे, ऐसा नहीं बोला है उसने, लेकिन इंडिकेट जरूर किया है, इसलिए तीसरी स्टेटमेंट सही है। इसलिए हर एक वर्ड पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्यों पूछा गया है, करंट अफेयर्स में क्यों था, खैर आपको पता होना ही चाहिए। वंस अगेन आई हैव डिस्कस्ड दिस मैटर कंप्लीटली इन द रिकैप वीडियो एंड इन माय प्रीलिम्स क्रैश वीडियोस एज वेल। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर भी मैंने इसको डिस्कस किया है। अब देखो इस चीज को, a motion for removal must be supported by at least 100 members of Lok Sabha और 50 members of राज्य सभा। क्वेश्चन बात कर रहा है हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल की। तो हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए क्या आपको लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 मेंबर्स का समर्थन चाहिए और सिग्नेचर चाहिए टू मूव अ मोशन? द आंसर इज यस। दैट मींस दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second statement, both houses must pass the motion by a special majority। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट को जब आप लेके आ रहे हो या व्हेन यू आर आस्किंग फॉर रिमूवल ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, दोनों हाउसेस को एक स्पेशल मेजॉरिटी से मोशन पास करना है। यस, दैट मोशन हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी प्लस 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड President has the discretion to reject the removal even after parliamentary approval? No. पार्लियामेंट एक बार अप्रूव कर देता है जजेस के लिए कि ये जजेस को रिमूव करना है, तो जज रिमूव होगा, प्रेसिडेंट को साइन करना होगा। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में क्रैश कोर्स के अंदर डिस्कस करता हूं। स्टैटिक और करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करना है प्रीलिम्स 2026 के लिए मैंने कवर किया हुआ है। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। वाइस प्रेसिडेंट का पिछले साल रेजिग्नेशन आता है, रेजिग्नेशन के बाद नए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल आने के चांसेस प्रीलिम्स 2026 में ज्यादा है। प्लीज पॉज द स्क्रीन, आंसर दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में देखो, विद रेफरेंस टू ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यू आर आस्क्ड करेक्ट स्टेटमेंट, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। अभी हम वार्म अप कर रहे हैं, आगे जाते हुए क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होते जाएंगे और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बदलेगा, क्योंकि यूपीएससी अलग अलग फॉर्मेट में सवाल पूछता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी। जब वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन वेकेट हो जाती है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि कोई व्यक्ति एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट होगा? जी नहीं। प्रेसिडेंट के केस में तो वो वाइस प्रेसिडेंट को बोल देता है कि आप 6 महीने के लिए एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभाए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जब वैकेंसी होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि किसी को आप एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बनाओगे। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड्स ओवर द हाउस ड्यूरिंग सच वैकेंसी, ये तो सही है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो जब उनके ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होती है आइदर थ्रू डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, व्हाटएवर इज द रीजन, तो डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड ओवर करेंगे ही हाउस को, ये तो बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months। इनके वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या 6 months का टाइम लिमिट दिया गया है? नहीं, एज सून एज पॉसिबल ये वैकेंसी फिल करनी होती है, लेकिन 6 months का लिमिट नहीं है। वेराज प्रेसिडेंट के केस में जब प्रेसिडेंट की वैकेंसी क्रिएट होती है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होती है, तो ये नेसेसरी है कि 6 महीने के अंदर अंदर, 6 months के अंदर अंदर प्रेसिडेंट नया चुन लिया जाए, और सिर्फ उतनी ही देर के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोजीशन में आते हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ए, 2 only। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए, आपको बड़े बेसिक्स, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, करंट अफेयर्स की तलाश में रहते हो, बेसिक्स आपके कितने स्ट्रांग है यहां से टेस्ट होंगे।
करंट अफेयर्स में SIR भी था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज, वंस अगेन अ टॉपिक दैट हैव कवर्ड इन माय क्रैश कोर्स एक्सटेंसिवली, और इसमें मैंने YouTube पे भी एक वीडियो बनाया है। तो SIR के अंदर 3 स्टेटमेंट दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अभी सिंपल फॉर्मूला पे चलते हैं, पहले बेसिक्स टेस्ट करते हैं, और कोई एलिमिनेशन वेलिमिनेशन नहीं, सिंपल हमने देखना है कि हमें क्वेश्चन या स्टेटमेंट सही से पता है या नहीं पता है। वो एलिमिनेशन सोचना तब जब जनवरी फरवरी मार्च हो चुका होगा, उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जिसमें नॉलेज कम है, तब इसके बारे में सोचना। अभी से ही ट्रिक्स, एलिमिनेशन, प्लानिंग, इस सब के जाल में मत फंसना, पहले ही बता रहा हूं। SIR इज कंडक्टेड अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। यस, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर यह पावर दी गई है कि वो अपनी मर्जी से स्पेशल रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन या समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कर सकता है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप कैन बी डिमांडेड ड्यूरिंग एन्यूमरेशन। यस, एंड इट हैज बीन असर्टेन्ड रिसेंटली। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है जिसमें यह पूछा गया है कि इज इलेक्शन कमीशन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू असर्टेन सिटीजनशिप ऑफ द पर्संस हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया। On the other hand, Election Commission is supposed to give voter card to only citizens of India. इसका मतलब SIR के दौरान वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं जिससे वो आपका सिटीजनशिप स्टेटस असर्टेन करना चाहे। इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट, डिलीशन ऑफ नेम्स कैन बी डन विदाउट प्रोवाइडिंग नोटिस और हियरिंग, ये तो ड्यू प्रोसेस के खिलाफ होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि अगर आप किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दो और उसे कंटेस्ट करने का मौका भी ना दो, चैलेंज करने का मौका भी ना दो। इनफैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत आपके पास 2 लेवल्स ऑफ अपील होती है अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है तो। यह बहुत क्लियरली इलेक्शन कमीशन ने बताया भी है। इसीलिए आंसर स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट एंड 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस। SIR के बारे में और जानने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है और उसको आप देख सकते हैं। मैंने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में एक्सटेंसिवली SIR को कवर भी किया है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हर साल न्यूज में रहते हैं, एवरग्रीन टॉपिक है, किसी ना किसी वजह से रहते हैं। आपको यह देखना है कि क्या आपको इसकी बेसिक जानकारी पता है। स्क्रीन पॉज करें और ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन इज आस्किंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू टेल करेक्ट। अभी सेम पैटर्न चल रहा है, एकदम पैटर्न बदलेगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये इनकरेक्ट है? आप जब प्रीलिम्स का पेपर आंसर करते हो, जब आप ऑप्शंस निकालते हो कि ये ऑप्शन सही है गलत है, आपको ये ढूंढना होता है कि क्या ये इनकरेक्ट है। दैट इज इजियर देन फाइंडिंग आउट वेदर समथिंग इज करेक्ट और नॉट। फाइंडिंग आउट वेदर समथिंग इज करेक्ट और नॉट इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू फाइंडिंग समथिंग इफ इट इज इनकरेक्ट। क्योंकि इनकरेक्ट के लिए एक टर्म, एक सेंटेंस, मतलब एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस ही गलत होना काफी, लेकिन करेक्ट के लिए आपको पूरा कंसिस्टेंटली उस स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। इसीलिए हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम कोई गलती ढूंढे, अगर हमें गलती दिख रही है तो हम उसको क्रॉस कर दे। वैसे ही इस क्वेश्चन में कोई गलती, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 105 एंड 194। अगर यहां पे यह लिखा होता दैट ऑल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या यह स्टेटमेंट सही होता, गलत होता? तब यह गलत होता, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का एक सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसके अलावा पार्लियामेंट के बनाए गए कानून, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दिए गए जजमेंट्स, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस या पिछली प्रैक्टिसेस जो होती हैं, लोकसभा या राज्यसभा के रूल्स जो होते हैं, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसका मतलब अगर एक शब्द लगा देने से मेरे ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ने होते हैं क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट अभी सही है क्योंकि इसमें ऑल नहीं लिखा है। सेकंड, एक्सरसाइज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। कुछ भी दुनिया में कंप्लीटली इम्यून नहीं हो रहा है, ये बात आप ध्यान रख लो। दुनिया में कुछ भी आपको बोले कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, वो तो है ही नहीं। तीसरा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपको दिए गए हैं, दे कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स लाइक आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, इस बात का मतलब समझिए। अगर आपको यह कहा जाता है
कि आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप हाउस के अंदर कोई भी शब्द बोलेंगे, है ना, या कोई भी वोट देंगे, है ना, या कोई भी एक्शन आप करेंगे, तो उस एक्शन के लिए आपको बाहर पनिश नहीं किया जाएगा। व्हाट इफ यू ट्राई टू किल समवन इन पार्लियामेंट, अगर आप किसी को मारने जा रहे हो पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या वो प्रिविलेज आपको बचा लेगा? नहीं। सेम वे प्रिविलेजेस सिर्फ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में लगते हैं। मान लीजिए आपने बाहर पार्लियामेंट के बाहर किसी का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद आप पार्लियामेंट के अंदर घुस गए। अब पार्लियामेंट के अंदर घुसने के बाद अब ये कहो कि पार्लियामेंट में तो मुझे अरेस्ट करने आप आ ही नहीं सकते क्योंकि मेरे पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, तो ऐसा तो नहीं होता है। दैट मींस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस विल बी सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अदर्स। तो इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट सही। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में सवाल है, जरूर इसको पढ़िए, शांति से पढ़िए और ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आज आपके बेसिक्स चेक हो रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छे से पढ़ते हो वो चेक हो रहा है, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स लिंकेज। क्या लिखा है इसका आंसर, क्या बताया इसका आंसर? तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? यस, बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अ डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर मेनी पोजीशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, member of legislative assembly, even the president or the vice president, they are not allowed to hold office of profit, including ministers as well. लेकिन क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिभाषा संविधान में दी गई है? नहीं। होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, यस बिल्कुल। डिस्क्वालिफिकेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट, पार्लियामेंट हैज द पावर टू एग्जेम्प्ट सर्टेन ऑफिसेज फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, यस ये भी बात सही है, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जेम्पशन करने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से कुछ पोजीशंस एग्जेम्प्ट हैं, ऐसा बोल सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में हैं, उसके पैरेलली, उसके साथ साथ आप एक दूसरी पोस्ट पे भी हैं। एक पोस्ट पे होने की वजह से दूसरी पोस्ट पे आपको एक अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है, या आपके काम पे एक अनड्यू इंफ्लुएंस बाहर से हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्राइमरी ड्यूटी यह होती है कि वह सरकार से सवाल करे, सरकार से अकाउंटेबिलिटी ले, मिनिस्टर से क्वेश्चन करे, एंड अगर जरूरत आन पड़े तो वो मिनिस्ट्री को रिमूव भी कर पाए। लेकिन अगर वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार का मुलाजिम है, गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, गवर्नमेंट से सैलरी ड्रॉ करता है, गवर्नमेंट से पेंशन लेता है, या गवर्नमेंट से कोई अलाउंस लेता है, तो इस परिस्थिति में, इस सर्कमस्टांसेस में एक पोजीशन और दूसरी पोजीशन आपस में कंपैटिबल नहीं है, और इसीलिए वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा पाएगा। इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल हो सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट का। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिनेरियो में वो पर्सन एक ना एक पोजीशन से डिस्क्वालीफाई होना जरूर चाहिए। इस चीज को और डिटेल में मैंने क्रैश कोर्स के अंदर डिस्कस किया है, तो प्लीज आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। खैर, तो आई विल ऑल्सो डिस्कस मोर एंड मोर टॉपिक्स, है ना। लेकिन इसका आंसर क्या निकला फिर भाई साहब? इसका आंसर निकला फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अटॉर्नी जनरल, पिछले साल अटॉर्नी जनरल का टेन्योर एक्सटेंड किया गया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो नए अटॉर्नी जनरल ऑफिस में आए। नए अटॉर्नी जनरल का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मतलब 24-25 में की ही न्यूज है, बट इट इज अ रीसेंट अकरेंस। चलो, अटॉर्नी जनरल इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। क्या अटॉर्नी जनरल कैबिनेट मेंबर है? नहीं, उनके पास मिनिस्टर्स जैसे कुछ प्रिविलेजेस जरूर है, लेकिन वो कैबिनेट के मेंबर बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है गलत। दूसरी स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यस, अटॉर्नी जनरल के पास ये अधिकार है अंडर आर्टिकल 88 कि वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जा सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं, स्पीच भी दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। तीसरा, अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी बात सही है। अटॉर्नी जनरल का जो पोजीशन है उसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। जब प्रेसिडेंट चाहते हैं, जितने टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट चाहते हैं, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। अलॉन्ग विद द मार्क्स दैट यू विल गेट, एंड में 25 में से कितना स्कोर आया ये भी मुझे जरूर बताना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफर को लेकर यह सवाल है। हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफर को लेकर यह सवाल है, ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन पॉज कीजिए और फिर आंसर कीजिए।
So transfer of high court judges is provided under article 222 222 नंबर आर्टिकल में हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर की बात है, बिल्कुल सही बात है। कंसेंट ऑफ द जज इज मैंडेटरी फॉर ट्रांसफर। अब अगर यहां लिखा होता कंसेंट ऑफ द जज इज नीडेड और कंसेंट ऑफ द जज इज टेकन, ठीक है, तब तो यह स्टेटमेंट सही होती कि आप हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफर के लिए उनकी कंसेंट लेते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन क्या अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मैंडेटरी फॉर ट्रांसफर, ये तो स्टेटमेंट हो गई गलत। तीसरा, कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व्ड थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो जो कोलिजियम सिस्टम है जिससे हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर डिसाइड होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट डिसाइड होता है, क्या वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से बना है? यस। कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कोई जगह नहीं है, बट वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से बना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 1 and 3 ओनली। Once again, I would like to repeat that all these concepts along with the previous year questions of prelims with the topic मैं डिस्कस करता हूं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर, एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनमें से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? प्लीज अटेम्प्ट एंड आंसर। NCST is a constitutional body. Yes. Article 338A के अंडर NCST is a constitutional body. Recommendation of NCST are binding on the government. No. वो जो भी रिकमेंडेशन या सुझाव देता है सरकार के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी कि गवर्नमेंट उन सुझावों के हिसाब से काम करेगा। तीसरा, NCST can investigate matters related to safeguards for scheduled tribe. Yes, यही तो उसका काम है, यही तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब आंसर इज ए, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन म्युनिसिपल फाइनेंसेस के बारे में है। अब रीसेंट टाइम्स में म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल फाइनेंसेस बहुत ज्यादा न्यूज में रहे, इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा है। म्यूनिसिपल फाइनेंसेस के बारे में अब आपने आंसर देना है और आपने बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द अबव नहीं बताना है, ध्यान से पढ़ो। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आपको बताना है। देखे तो इसका क्या आंसर देते हो आप? स्क्रीन पॉज करो और आंसर करो। So with reference to municipal finances, these are the statements. The 74th Amendment envisages municipalities as institution of self-government with functional fiscal powers. Yes. After the introduction of GST, municipalities lost some of their most buoyant sources of own revenue. Yes. अब आप देखोगे म्यूनिसिपैलिटी के जो टैक्सेस हैं वो बहुत सारे होते थे पहले। ऑक्ट्रॉय टैक्स, जिसको चुंगी बोला जाता था, एंट्री और ऑक्ट्रॉय टैक्स, है ना, दे वर द मोस्ट buoyant revenue sources for local bodies. And now they have been taken away. तीसरा, municipal bonds have become a major source of urban infrastructure financing. No, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड अभी बहुत छोटा शेयर, बहुत कम रोल प्ले करते हैं। बहुत कम ऐसे शहर हैं जिनकी म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पुणे, सूरत, है ना, ये कुछ ऐसे शहर है जहां पे म्यूनिसिपैलिटीज ने दे हैव बीन एबल टू इशू municipal bonds and have been able to gather finances from there. But apart from that, it's not a major source. कई बार हम फ्लो में इसको हाँ बोल देंगे कि म्युनिसिपल बॉन्ड है बिकम अ मेजर सोर्स। ऐसा सवाल वो पूछते हैं यूपीएससी वाले, जिसमें आपको इस टर्म पे समझना होगा। मेजर सोर्स नहीं, ये ज्यादातर म्यूनिसिपैलिटीज डिपेंडेंट होती हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट्स के ऊपर। दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स। दे आर नॉट मोस्टली, दे डोंट हैव अ मेजर सोर्स एज म्युनिसिपल बॉन्ड for their finances. So this statement is incorrect, and if this statement is incorrect, only 2 of the above statements are correct. B is the correct answer. Let's move towards the next question. The next question is regarding UPSC. UPSC because it completed 100 years in 2025. Please answer this question. This is a rather simple one. Please read this. Okay, इनमें से क्या सही नहीं है यूपीएससी के बारे में? UPSC derives its constitutional status from part 14 of the constitution. अब मान लो आपको पार्ट नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप बाकी स्टेटमेंट पढ़ो पहले। Functions of UPSC include conducting exams for all India services. Of course, that is one of its functions. UPSC's recommendations are legally binding on the government. This statement is incorrect. Because this statement is incorrect, that means you have found your correct answer. आपको correct answer मिल गया।
तो यही चीज बिल्कुल सही बिल्कुल गलत है। यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फाउंड मेंशन इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 315 टू 323। अब इनकी जो पावर्स हैं वो एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। एडवाइजरी होती है, इसका मतलब है कि अगर आप एडवाइस करता है यूपीएससी या रिकमेंड करता है यूपीएससी कि इन कैंडिडेट्स को अपॉइंट करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको ही अपॉइंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल में हो सकता है कि मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कोई और क्राइटेरिया अप्लाई करे और लोगों को मतलब उनकी रिकमेंडेशन ना माने। लेकिन ये याद रखना है कि क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जब भी आप यूपीएससी की किसी रिकमेंडेशन को नहीं मानते हो, whenever you do not agree or you do not implement recommendation of any recommendation of UPSC, you will have to give a memorandum in the parliament explaining why you have not implemented it। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कुछ तो इसकी गरिमा इज्जत बना के रखनी पड़ेगी, इसीलिए आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। बट टेक्निकली स्पीकिंग, थियोरेटिकली स्पीकिंग, यूपीएससी कोई भी सुझाव देता है, प्रस्ताव देता है, तो वो बाइंडिंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 25 क्वेश्चंस करने हैं, सारे 25 क्वेश्चंस करके मुझे मार्क्स बताने हैं नीचे, तभी अगला सेशन होगा। ये अगला सेशन आपके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए याद रखिएगा, मार्क्स बताइए तभी अगला सेशन होगा। विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। Of course, tenure and reporting timeline of a finance commission are fixed by the constitution। अब ये देखो, पहली बात तो एक्सट्रीम वर्ड आ गया, रिजिडली फिक्स्ड, ठीक है। और दूसरा रिपोर्टिंग टाइमलाइन, देखो ऐसा नहीं, फाइनेंस कमीशन आपने कंस्टिट्यूट किया, अब वो रिपोर्ट कितने समय में बनाएगा ये प्रेसिडेंट उनको बताते हैं, और इनफैक्ट कई बार उनका टर्म एक्सटेंड भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन अराइज क्यों हुआ, क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन को जो काम दिया गया था, उसको उस जो टाइमलाइन दी गई थी कि इतने टाइम में आप अपनी रिपोर्ट बनाइए, उसको रिसेंटली एक्सटेंड किया गया था। दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द रिपोर्टिंग टाइमलाइन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसलिए इसका सही आंसर है A1 ओनली। सिर्फ पहली स्टेटमेंट इसमें सही है। चौथा क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होता है जिसको आप असर्शन रीजन बोलते हो। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, है ना, और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अगर आप चाहते हो मैं 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी लेके आऊं नेक्स्ट सेशन में, तो कम से कम मुझे 100 डिफरेंट यूनिक कमेंट्स चाहिए, है ना, तभी तो मैं आपके लिए भी मेहनत करूं, कोशिश करूंगा। असर्शन, इन इंडिया पैसिव यूथेनेसिया इज लीगली परमिटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस। भारत में क्या पैसिव यूथेनेसिया परमिटेड है कुछ कंडीशंस में? पहला सवाल, पहली स्टेटमेंट, ये सही स्टेटमेंट है। Why it is correct? Because in Common Cause versus Union of India case of 2017, Supreme Court has given the guidelines and has said that in certain cases where the patient is in vegetative state or is in irreversible damage to the health, then that person may be given passive euthanasia. Passive euthanasia is withdrawal of life support system. लेकिन उसके लिए एक लिविंग विल की जरूरत होती है। लिविंग विल मतलब कि जब वो पर्सन अपने मेंटली एक्टिव स्टेट में हो, उसी वक्त उसने लिख दिया हो कि अगर ऐसी सिनेरियो फ्यूचर में अराइज होती है तो हु इज ऑथराइज्ड टू टेक द डिसीजन ऑन माय बिहाफ, और उसके लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल बोर्ड बैठता है, बहुत सारी गाइडलाइंस होती है। इंडिया में एक्टिव यूथेनेसिया नहीं अलाउड है। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को जिसको टर्मिनल इलनेस है उसको आप एक लीथल इंजेक्शन दे दो, ताकि फ्यूचर में उस इलनेस की वजह से जो उसको पेन होने वाला है, जो उसको सफरिंग होने वाली है, वो ना हो। एक्टिव यूथेनेसिया बहुत सारी कंट्रीज में अलाउड होता है, यूरोप की कई कंट्रीज में अलाउड होता है, ठीक है, आई सपोज कनाडा में भी अलाउड होता है। तो ऐसे एक्टिव यूथेनेसिया इंडिया में अलाउड नहीं है, इट्स बैंड, ठीक है। लेकिन विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम विदाउट एनी एक्टिव इंजेक्शन और एक्टिव एक्शन ऑफ द डॉक्टर इज अलाउड, जिसको पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं। तो भारत में लीगली परमिटेड है, स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता आंसर। दूसरा रीजन क्या दिया गया इसका कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की इंक्लूजन में ये कहा दैट देयर इज अ राइट टू डाई विद डिग्निटी बट देयर इज नॉट अ राइट टू बी किल्ड। So there is a difference. You have the right to die with dignity, but you cannot claim the right to end your life, है ना। तो इसीलिए ये रीजनिंग भी इसकी सही है, इसलिए ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड इट्स रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड द केस वाज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ
सॉरी कॉमन कॉज केस, नॉट यूनियन ऑफ इंडिया एक्चुअली। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट न्यूज में रहे क्योंकि लद्दाख के सोनम वांगचुक को इसके अंदर अरेस्ट किया गया, अजमेर की जेल भेजा गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। स्क्रीन पॉज करें और इसका आंसर दें। Preventive detention is permitted under Constitution as an exception to personal liberty. Yes, because Article 22 of the Constitution, Article 22 of the Constitution provides that there can be preventive detention in certain circumstances. तो आंसर बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही। दूसरा, पर्सन डिटेन्ड अंडर एनएसए हैज एन एब्सोल्यूट राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर एडवाइजरी बोर्ड। नहीं, एब्सोल्यूट राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि वो पर्सन अपना क्या कहते हैं केस लड़ सकता है, लेकिन अगर कोई प्यूनिटिव डिटेंशन में होता है उसके मुकाबले प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले में फर्क क्या है? प्यूनिटिव डिटेंशन वाले बंदे को लॉयर या लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ये स्टेट का ओनस होता है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है, दैट दे विल provide legal assistance to the person to represent themselves. But in the case of preventive detention, there is no absolute right. So this statement is incorrect. तीसरा, detention under NSA is preventive, not punitive. ठीक है, अब ये controversial statement है। अगर यहां पे लिखा होता detention under NSA is always preventive, वही मैं कह रहा हूं कि आपने गलती निकालनी है स्टेटमेंट। अगर गलती नहीं है इसका मतलब वो सही है। अगर यहां पे लिखा होता डिटेंशन अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 इज ऑलवेज प्रिवेंटिव, फिर वो गलत होता। लेकिन डिटेंशन अंडर एनएसए इज प्रिवेंटिव इन नेचर नॉट प्यूनिटिव, इसमें किस टाइप की या कितने टाइप की डिटेंशन की बात की गई है ये नहीं लिखा है। इसका मतलब ये गलत नहीं है, और अगर ये गलत नहीं है तो यू विल इन द एग्जाम यू विल से दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाउएवर एनएसए के अंदर प्यूनिटिव डिटेंशन भी हो सकती है, ठीक है, भी हो सकती है और प्रिवेंटिव भी हो सकती है। चलो 16th क्वेश्चन देखो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में है, रूल मेकिंग के बारे में। आपके करंट अफेयर्स तो टेस्ट हो ही रहे हैं, लेकिन करंट डिराइव्ड स्टैटिक मेन चीज होती है पॉलिटी के अंदर। देखो इसको, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेसेसिटी फॉर मॉडर्न गवर्नेंस। तो क्या हमने ऐसा देखा है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है? ठीक है, इसका मतलब ये कि क्या ये स्टेटमेंट कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेसेसिटी फॉर मॉडर्न गवर्नेंस, आई डाउट। तो पहले इसको डाउट वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। दूसरा, पार्लियामेंट्री कमिटीज कैन एग्जामिन वेदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन गोज बियॉन्ड द पेरेंट एक्ट। यस, in fact there is a specific committee called committee on subordinate legislation. तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब यह है कि लेजिस्लेशन मतलब कानून, ये बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की होती है, लेकिन इस कानून के अंदर रूल्स बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स की है। फॉर एग्जांपल, Information Technology Act of 2000 was passed by Parliament, but the rules under IT Act, the IT rules, they are made by Ministry of Electronics and IT. इसका मतलब ये कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मींस रूल मेकिंग अंडर अ पेरेंट एक्ट। अब जो रूल्स बने हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, वो आपको पार्लियामेंट के सामने रखने पड़ते हैं। पार्लियामेंट में भी स्पेसिफिकली कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के सामने रखने पड़ते हैं। और अगर आप कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के सामने वो रूल्स रख देते हो, if you keep those rules in front of the committee on subordinate legislation, this committee can examine whether the rules have been according to the act. फॉर एग्जाम्पल, एक्ट में किसी ऑफेंस के लिए 10 साल की पनिशमेंट बताई गई है, लेकिन रूल्स में आपने बोला है कि 15 साल की पनिशमेंट हो सकती है, तो जो रूल्स है वो एक्ट के हिसाब से नहीं है। तो इसको एग्जामिन करने के लिए कमिटी है पार्लियामेंट में जिसका नाम है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, लोकसभा की कमिटी है, और इस कमिटी के पास ये रूल्स स्क्रूटनाइज होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तीसरी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट्स ओनली इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। नहीं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट्स इफ इट इज अगेंस्ट द पेरेंट एक्ट। तो वही वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया कि किसी एक्ट के अंदर, कानून के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम पनिशमेंट 10 साल है, लेकिन आपने मिनिमम पनिशमेंट 15 साल कर दी रूल्स में, तो वो पेरेंट एक्ट के खिलाफ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, सॉरी, आप कहेंगे ओनली वन। ठीक है, यहां ये आंसर गलत है, ओनली वन है। क्यों? क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेसेसिटी
ये स्टेटमेंट सही कहना सही नहीं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेंशन नहीं। अगर मेंशन्ड होता यू कुड हैव सेड करेक्ट। तो ये जो आंसर इधर लिखा है वो गलत है। असली आंसर होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है और बाकी दो गलत है। इसलिए ये वाला आंसर देख लेना, मैं आपको यहां पे बता दिया, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। अब एनएचआरसी के बारे में एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एनएचआरसी? नॉट करेक्ट। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? NHRC is a statutory body established under an act of parliament. Yes, 1993 Protection of Human Rights Act. NHRC can inquire into human rights violations by private individuals. ठीक है, yes. NHRC's recommendations are binding on the government. बस यहीं फंस जाते, these are not binding. ठीक है, these are not binding. तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और रिकैप सीरीज मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी गवर्नेंस के इश्यूज को हमने कवर किया। ठीक है, ये एक बार देख लेना यूट्यूब पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ ये एक्सप्लेनेशन है, हेंस ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर, consider the following statements. This order was released under Immigration and Foreigners Act of 2025. 2025 के इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के अंदर ये रिलीज किया गया था, और इसको आप देख सकते हैं, ये ऑर्डर के बारे में सवाल पूछा है। पॉज द स्क्रीन, आंसर इट। So the order was notified under a unified immigration law that consolidated multiple pre-existing statutes. Yes, अप्रैल 2025 में इमिग्रेशन फॉरेनर एक्ट आया, जिसने 4 एग्जिस्टिंग लॉज को बदला, चेंज किया। So this is correct. It exempts certain categories of foreigners from passport and visa requirements subject to specified conditions. दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो कुछ बॉर्डर एरिया मूवमेंट्स के लिए, कुछ आर्म्ड फोर्सेस जो ड्यूटी पे हैं, और कुछ ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरीज को बॉर्डर एरियाज के अंदर वीजा और पासपोर्ट से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, चलो 20th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट merely on the basis of pending criminal cases is not provided in the constitution. ये बिल्कुल सही है। This question is being asked because पार्लियामेंट के अंदर 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से ये खबर आई, क्योंकि मिनिस्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो पर्टिकुलर खबर। सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, जुडिशियल डायरेक्शंस हैव एक्सपेंडेड डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट जस्ट कैंडिडेट्स। इसका मतलब क्या है कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक कंडीशन लगाई है कि वो ये डिस्क्लोज करेंगे कि उनके कौन से कैंडिडेट्स क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले हैं और क्यों उन्होंने उनको चुना। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है सुरेश रामबाबू ठाकुर केस में, और यही उसमें सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देता है। इलेक्शन कमीशन हैज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू बार कैंडिडेट विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। नो, चार्जेस वाले स्टेज पे या एलिगेशन वाले स्टेज पे इलेक्शन कमीशन किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की डिस्क्वालिफिकेशन तभी चलती है जब कोर्ट सजा सुना देता है। ठीक है, तो इसीलिए तीसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली 2 स्टेटमेंट सही है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सीआईसी के बारे में आपने नॉट करेक्ट बताना है, ये भी सिंपल है। दिस इज वेरी सिंपल, लाइक एनएचआरसी ओनली। ठीक है, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग एंड नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बाइंडिंग तो होते हैं लेकिन नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू नहीं होते। तो इंफॉर्मेशन कमीशंस, देयर डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करो आप, क्विकली प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। आई विल पॉज द स्क्रीन।
तो मैच द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स विद देयर प्राइमरी फोकस। सहयोग पोर्टल न्यूज में था, अभी रिसेंटली न्यूज में था, इसका क्या मीनिंग है? इट इज इंटरमीडियरी कोऑर्डिनेशन फॉर लॉफुल टेक डाउन ऑफ कंटेंट। नीति आयोग एआई रोड मैप, एथिकल एंड इंक्लूसिव एआई डिप्लॉयमेंट। मना मित्र व्हाट्सएप बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो इसका मतलब तीनों ऑलरेडी करेक्टली मैच्ड, तीनों ऑलरेडी करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मना मित्र किसका इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री मुझे बताओ। ठीक है, सहयोग पोर्टल तो मीटी का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अब प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 में ऑनलाइन गैम्बलिंग और ये जो फैंटेसी मनी बेस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स होते थे, इन पे बैन लगाया गया सरकार के द्वारा। इसके लिए कानून लाया गया, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। आपने बताना है नॉट करेक्ट, पॉज द स्क्रीन, आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल है ना। 7th शेड्यूल कैसे चेंज करेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थोड़ी है जो 7th शेड्यूल चेंज कर देगा और बेटिंग और गैम्बलिंग को स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में लेके आ जाएगा। अभी बेटिंग एंड गैम्बलिंग कौन सी लिस्ट में? स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तो बाकी सारी स्टेटमेंट्स इसकी सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज, सॉरी ये रिपीट हो गया था क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट। आज का आखिरी सवाल है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के बारे में। इसके बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बतानी है इनमें से कौन सी करेक्ट। पॉज द स्क्रीन, ट्राई टू आंसर। और अगर आप चाहते हो ऐसे 25 और क्वेश्चन में लेके आऊं, है ना, आई थिंक 24 हो गए बिकॉज ऑफ 1 रेपिटेशन, है ना, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। पर अगर ऐसे 25 क्वेश्चन और मैं लेकर आता हूं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पार्ट 2 लिखिए। ठीक है, और जितने लोग अपने मार्क्स लिखेंगे उससे मुझे पता लगेगा कि आप सीरियसली इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे थे, सो दैट 25 मोर क्वेश्चंस कैन बी ब्रॉट आउट फॉर योर रिवीजन। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, क्या सही है क्या गलत? एक्ट सीक्स टू एंश्योर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। यस, इट गिव्स इफेक्ट टू इंडियाज ऑब्लिगेशंस अंडर यूनेस्को कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। नो, ये काम उसका नहीं है, क्योंकि उसके लिए डोपिंग इन स्पोर्ट्स के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है और नेशनल एंटी डोपिंग फ्रेमवर्क बना हुआ है। ठीक है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट। स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट इज रिगार्डिंग स्टेट फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन और उनकी ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी। अब इसकी डिटेल अगर आप चाहते हो तो जल्द ही मैं इंडिया ईयर बुक के भी सेक्शन बनाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, बट दैट विल बी नियरर टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी आपको उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये देखो कि बेसिक्स आपको कितने आते थे और आपका क्या स्कोर है इस पर्टिकुलर टेस्ट में। अपना स्कोर लिखो और अगर 100 से ज्यादा कमेंट हुए तो मैं दूसरा पार्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक बार फिर से रिमाइंडर देना चाहूंगा कि हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल हो सकता है। इसका बैच 3 स्टार्ट हो रहा है जल्दी, है ना, और इस बैच 3 के अंदर हम लगभग 100-120 दिन के अंदर आपका सारा सिलेबस कवर करने के लिए और आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए सारी मेहनत करने वाले हैं, आपके साथ जुड़ेंगे। आप प्लीज एक बार वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा और रिकैप वीडियोस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। पॉलिटी गवर्नेंस के 2 पार्ट हैं, प्लीज उसे देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करना ना भूलना।